गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। बेटे हमारा जो चैप्टर चल रहा है इस्लाम का उदय और विस्तार, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम इस्लाम धर्म के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब देखिए हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनकी अर्थव्यवस्था का सिस्टम कैसा था, यानी वो जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या व्यवस्थाएं थी, और शहरीकरण यानी कि शहरीकरण कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, वाणिज्य और उनका जो बिजनेस से रिलेटेड काम था वो कैसे था। तो जैसे नए जीते गए क्षेत्रों में बसे हुए जो लोग थे, जो जीते गए क्षेत्र का मतलब कि जो उन लोगों ने स्थान जीते थे युद्धों के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा, तो उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। और जो इस्लामी राज्य था उसने इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया था। और जो क्षेत्र उन्होंने जीते हुए थे वहाँ पर उन्होंने किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत अच्छी थी पहले से ही, इसलिए उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और जो ससानी और इस्लामी काल इस्लामी काल था, इस्लामियों का समय था, उसमें संपदा जो है स्वामी राज्य की ओर से कर एकत्रित करते थे। स्वामी राज्य की ओर से, राज्य की ओर का मतलब क्या है कि राज्य सरकार, यानी कि जो सरकार, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है कि जो संपदा स्वामी थे, संपदा स्वामी का मतलब जो संपत्तियों के स्वामी थे वो सरकार की तरफ से कर इकट्ठा करते थे। और जैसे जो उन इलाकों में जो पशुचारण की स्थिति थी उससे आगे बढ़कर स्थिर कृषि व्यवस्था तक पहुंच गए थे। स्थिर कृषि व्यवस्था का मतलब कि एक जगह पर टिक कर वो लोग खेती करने लग गए थे। जमीन गांव की साझा संपत्ति थी, जमीनें जो थी वो गांव की साझी संपत्ति थी, कॉमन प्रॉपर्टी थी, यानी सभी लोग उसको यूज़ कर सकते थे। अंत में जो भूमि संपत्तियां इस्लामी विजय के बाद मालिकों द्वारा छोड़ दी गई थी वो सरकार के द्वारा अपने हाथों में ले ली गई और साम्राज्य के विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों को दे दी गई। विशिष्ट यानी कि जो उस टाइम के जो स्पेशल मुसलमान थे उनको दे दी गई, सभी को नहीं दी गई। और मेनली किसको दी गई? वो खलीफा, जो खलीफा के परिवार थे। और कृषि का जो क्षेत्र था वो सारा राज्य के हाथों में ही रहता था। राज्य का मतलब सरकार के हाथों में रहता था, वो ही उससे कर वसूल करते थे आम जनता से। और सारा कर उनके द्वारा इकट्ठा करके, कलेक्ट करके वो राज्य के कामों में लगाया जाता था, राज्य की भलाई के लिए लगाया जाता था। और जो अरबों के द्वारा जीती गई भूमि थी, यानी अरब ने जो भूमि जीती थी, मालिक के हाथों में रहती थी, उस पे कर लगता था। यानी कर, यानी इसको मुसलमान इस्लामी भाषा में इसको कहते हैं खराज, जो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर उसके 5वें हिस्से के बराबर होता था। यानी जो खेती की जाती थी उसके आधे से लेकर, यानी जो पैदावार थी उसका आधा से 1/2 से लेकर 1/5 तक का शेयर वो ले सकते थे। जो जमीन मुसलमानों की मिल्कियत थी, यानी जिसमें उनका मालिकाना हक था अथवा जिसमें उनके द्वारा खेती की जाती थी, उस पर उपज के 10वें हिस्से के बराबर कर लगता था। यानी जितनी उपज होती थी उसके 10वें हिस्से के बराबर। जब गैर मुसलमान कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे, यानी कि जो मुसलमान नहीं थे, तो उसमें क्या था कि जो गैर मुसलमान थे वो, यानी कि जो नॉन मुस्लिम लोग थे, उनको क्योंकि टैक्स कम देना होता था तो वो उन टैक्स से बचने के लिए अपने आप को मुसलमान बनाने लगे। अब इस तरह क्या हुआ कि सारे लोग मुस्लिम बनने लगे, तो इससे राज्य सरकार की जो इनकम थी वो कम होने लगी, क्योंकि मुसलमानों को वहाँ पे टैक्स कम देना होता था। तो उसने क्या किया कि जो करा, यानी टैक्सेशन जो था, टैक्स जो वो वसूल करते थे उसकी सबके लिए एक समान ही नीति बना दी। और उन्होंने धर्मांतरण, यानी कि जो धर्म परिवर्तन लोग कर रहे थे उस पे उन्होंने रोक लगा दी कि कोई भी अपने धर्म का परिवर्तन नहीं करेगा। और क्या किया कि टैक्सेशन जो था वो सबके लिए एक जैसा कर दिया, चाहे कोई भी हो। इससे क्या हुआ कि उनका जो टैक्स कलेक्ट होता था वो उनको कलेक्ट करना ईजी हो गया। और 10वीं शताब्दी से राज्य ने अधिकारियों को अपना वेतन
भूमियों के कृषि राजस्व से, यानी कि जो ऑफिसर होते थे उनको जो सैलरी दी जाती थी वो जो भूमियों के कृषि राजस्व से, यानी कि जो कृषि से संबंधित टैक्स वसूल किया जाता था राजस्व से, जिसे इक्ता कहा जाता था, लेने के लिए उनको ऑथोराइज्ड किया गया कि जो टैक्स हमें मिलेगा उसमें से ही आपको वेतन दिया जाएगा। अब खेती में खुशहाली, राजनीतिक स्थिरता साथ साथ आई, यानी कि जो खेती थी उसमें खुशहाली भी आई और राजनीतिक स्थिरता, यानी दोनों क्या आई, साथ के साथ आई। वो कैसे आई कि जैसे खेती में खुशहाली लाने के लिए उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, नई नई टेक्नोलॉजी अपनाई। तो इससे क्या हुआ, खेती काफ़ी अच्छी होने लगी और उपज काफ़ी अच्छी होने लगी। तो अच्छी फसल होने के कारण उनको इस्लामी कानून में, यानी कि जो अच्छी फसलें होने लगी, इससे क्या हुआ कि जो इस्लामी कानून था उनमें उन लोगों को कर में रियायत दी गई कि जो ज़मीन को पहली बार खेती के काम में लाते थे, यानी कि जो ज़मीन फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं खेती के लिए। तो किसानों की पहल और राज्य के समर्थन के जरिए खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ और प्रमुख औद्योगिक परिवर्तनों के अभाव की स्थिति में भी, यानी कि मेन जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे वो पूरे नहीं थे, फिर भी उनकी उत्पादकता में वृद्धि हुई क्योंकि उनको टैक्स में काफ़ी रिलैक्सेशन दिया गया और बहुत सी नई फसलें वो उगाने लगे और यूरोप में उनका निर्यात भी किया गया। और जैसे जैसे अब उनकी हालत जो है सुधरती गई, स्थिति सुधरती गई, तो क्या हुआ, नए नए शहर बनने लगे और इस्लामी जो सभ्यता है वो काफ़ी फलने फूलने लगी और बहुत सारे नए शहर भी बनने लगे, जिससे इस्लामी सभ्यता का बहुत अच्छे से विकास हुआ। अब है कि जैसे बगदाद जो था, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि बगदाद की जनसंख्या बढ़कर लगभग 10 लाख तक पहुंच गई थी। यानी धीरे धीरे क्या हुआ कि इन शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगी क्योंकि यहाँ पर जो उनके इनकम के सोर्सेज थे वो काफ़ी अच्छे हो रहे थे। तो अच्छे होने की वजह से लोग जहाँ पर उनके जीविका के साधन उनको प्राप्त होते हैं वो लोग वहीं पर जाते हैं। इन शहरों के साथ साथ जैसे ये शहर आपको दिए हुए हैं, कुछ पुराने शहर थे जिन्हें नया जीवन मिल गया था। अब जैसे इनको खाद्यान्न और कच्ची सामग्री, कपास, चीनी के उत्पादन में वृद्धि की गई, जिससे इन शहरों के आकार में भी और इनकी जनसंख्या में भी बढ़ोतरी होने लगी और लोगों का जैसे लोग एक शहर से दूसरे शहर में रहते हैं तो उनका भी आपस में कांटेक्ट काफ़ी बढ़ने लगा, जिससे कि उनका कारोबार भी बढ़ गया। अब बात आती है कि शहर के केंद्र में जो शहर था उसके सेंटर में 2 भवन समूह होते थे, यानी कि 2 बिल्डिंग जो मेन होती थी शहर में उस टाइम पे। तो वो कौन कौन सी थी, जैसे एक तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी और एक आर्थिक शक्ति के लिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जो प्रसिद्ध थी वो थी मस्जिद, जहाँ पर मस्जिद यानी कि सांस्कृतिक और धार्मिक सारे काम वहाँ पर होते थे। जो मस्जिद थी वहाँ पर लोगों को नमाज पढ़ने का पूरा अधिकार था और वो बहुत बड़ी होती थी और अगर हम दूर से देखना चाहें तो उसको इजीली देख सकते थे। और जो दूसरा भवन है जिसको आर्थिक शक्ति का, जहाँ से आर्थिक शक्ति का प्रसारण होता था, वो था कि वहाँ पर व्यापारिक केंद्र उसको हम कह सकते हैं कि मंडी के रूप में होता था कि बहुत सारी वहाँ पर दुकानें होती थी और जो व्यापारी हैं वहीं आसपास ही रहते थे। वहाँ पर जैसे सराफ का कार्यालय, सराफ यानी कि जो ज्वेलर्स होते हैं, सुनार होते हैं, उनका ऑफिस होता था। शहर प्रशासकों और विद्वानों और व्यापारियों के लिए घर होते थे जो केंद्र के निकट ही होते थे, क्योंकि उनका सारा दिन काम वहीं होता था, तो इस वजह से उनके जो निवास होते थे वो भी वहीं आसपास ही होते थे। तो सामान्य नागरिकों और सैनिकों के रहने के क्वार्टर जो है वो बाहरी घेरे में होते थे, यानी कि वो लोग आसपास के क्षेत्रों में यहाँ नहीं रहते थे। जो ये सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र थे इनको बाहरी इलाकों में रखा जाता था। तो बेटे आप ये पढ़ोगे, बहुत ही ईजी है यहाँ से, और ये सारा बिल्कुल ईजी है, आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए इसमें कि जैसे राजकोषीय जो प्रणाली है वो बाजार के लेन देन ने इस्लामी देशों में धन के महत्व को बढ़ा दिया था। जो राजकोषीय प्रणाली है, राजकोषीय प्रणाली का मतलब क्या होता है कि जैसे जो सरकार की धन इकट्ठा करने की जो व्यवस्था है और फिर उस धन जो एकत्रित किया गया है उसको खर्च करने की, राज्य पर अपने क्षेत्र पर खर्च करने की जो व्यवस्था है।
अब चांदी और तांबे के सिक्के बनाए जाते थे और वस्तुओं और सेवाओं की अदायगी के लिए अक्सर सर्राफों द्वारा सील बंद किए गए थैलों में भेजे जाते थे। यानी कि सर्राफों का मतलब सुनार से होता है बेटे, कि सुनार जो थे वो काफ़ी महंगी चीज़ें बनाते थे और सोने और चांदी के, और वो क्या करते थे कि जैसे जिस थैले में उन वस्तुओं को डाला जाता था वो उनको सील बंद कर देते थे ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो सोना जो है अफ्रीका से और चांदी मध्य एशिया से आती थी। कीमती धातुएं और सिक्के जो थे, कीमती धातुएं और सिक्के यूरोप से भी आते थे, जो पूर्वी व्यापार की वस्तुओं को खरीदने के लिए यूरोप अदा करता था। यानी कि यूरोप जब कोई सामान खरीदता था तो ये कीमती धातुएं और सिक्के पेमेंट के रूप में वो देता था। धन की बढ़ती हुई मांग ने लोगों को अपने संचित भंडारों और बेकार पड़ी संपत्ति का उपयोग करने के लिए विवश कर दिया। तो ये जो लोग थे इन्होंने अपने जितने भी इकट्ठा करके रखा हुआ था और मार्केट में पैसे की काफ़ी डिमांड थी, तो इन्होंने क्या किया, जो ये लोग इकट्ठा करके बैठे हुए थे इन्होंने उस धन का भी प्रयोग किया, जिससे कि जो व्यापार है वो काफ़ी गतिशील हो गया और व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिला। तो इस प्रकार जो वाणिज्य था वो गतिशील हो गया। मध्यकालीन आर्थिक जीवन में मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अदायगी और व्यापार व्यवस्था के बढ़िया तरीकों को विकसित किया। मुसलमानों ने क्या किया, जो इस्लाम धर्म था, कि उन्होंने अदायगी का मतलब है पेमेंट और व्यापार व्यवस्था के बढ़िया तरीकों को विकसित किया। यानी व्यापार करने के तरीके उन्होंने काफ़ी अच्छे निकाले। जैसे कि साख पत्र का मतलब होता है कि जिस पे ऐसा पत्र जिसके द्वारा एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से लेन देन कर सकता है। और हुंडियों का प्रयोग किया गया, बिल ऑफ एक्सचेंज उसको बोला जाता है बेटे। जैसे हुंडी का मतलब होता है कि हमने किसी व्यापारी से कोई माल लिया है और हम उसकी पेमेंट अभी नहीं कर पा रहे हैं, हमें 2 या 3 महीने का जितना भी टाइम चाहिए है, तो जो सेलर है, विक्रेता है, वो हमारे नाम पर एक बिल तैयार कर देता है और वो बिल हमें मिल जाता है और अपने पास भी रखता है। तो वो उससे क्या होता है कि हम सेफ हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह हम उस माल को या पैसे को लेके जा सकते हैं ताकि हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसका उपयोग व्यापारियों, सहकारियों, साहूकारों द्वारा धन को एक जगह से दूसरी जगह और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित का मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता था। और जो कमर्शियल लेटर थे उनके व्यापक उद्योग से व्यापारियों को हर स्थान पर नगद मुद्रा अपने साथ ले जाने से मुक्ति मिल गई। यानी कि हर जगह उनको कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं थी और इससे क्या हुआ कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत ही सेफ हो गया था, उनको किसी प्रकार कोई रिस्क नहीं रहता था। खलीफा जो लोग थे उनको भी वेतन अदा करने अथवा कवियों और चारणों को इनाम देने के लिए शक का इस्तेमाल वो करते थे। शक जैसे हमने ऊपर पढ़ा बेटे, साख पत्र होते हैं जो। तो इस प्रकार बेटा ये जो मुस्लिम समुदाय था, इस्लाम समुदाय था, ये काफ़ी विकसित हो चुका था। इन्होंने व्यापार के नए तरीके, शहरीकरण के नए तरीके अपना लिए थे। तो बेटा इसको ध्यान से पढ़ोगे और जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में भी राइट करोगे ताकि स्कूल में आपकी कॉपी चेक हो सके। और जो आपका टेस्ट होगा 3 चैप्टर में से ही होगा और हर एक चैप्टर 3 चैप्टर हैं, एक चैप्टर में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट ही आएंगे। इनको अच्छे से तैयार करना बेटा। थैंक यू।